गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज पांचविलम में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक संसाधन के जो वर्गीकरण था उसके जल संसाधन के बारे में आज हम बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जल संसाधन रहेगा। पिछली वीडियो में हमने जल संसाधन के बारे में बात करी थी। तो इसमें अपने जल संसाधन है जो जैसे कि देखा जाए कि जल है जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो मानव जो समय मानव शरीर के जो 2/3 भाग है वो भी जल में है। मानव का रक्त जो है उसमें 80% जल ही पाया जाता है। इसके साथ साथ जल जो है घरेलू जीवन के लिए आवश्यक है और इसके जो घरेलू क्रियाकलाप हैं उसके लिए आवश्यक है, जैसे भोजन पकाना और घरेलू कार्यों में साफ सफाई। औद्योगिक स्तर पर अधिकतर लोगों के द्वारा जल का उपयोग कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालन में भी जल का उपयोग किया जाता है। कृषि में बूंद बूंद फुहारा पद्धति में कृषि को अच्छे से उपजाऊ बनाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। तो जो जल है, जल मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो वायु के बाद प्राणों में अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो जल की पड़ती है। तो इसके साथ भूपटल पर जो जल है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक जो जल है वह स्थलीय जल और दूसरा महासागरीय जल कहलाता है। भूपटल पर जो जल है स्थलीय जल एवं महासागरीय जल। तो जल जो संसाधन है, जो जल है, इसको पृथ्वी के भूपटल पर 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थलीय जल और दूसरा महासागरीय जल। तो जल संसाधनों का उपयोग मानव द्वारा जल पूर्ति, घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। बाढ़ एवं सूखा दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि जल पर ही निर्भर हैं। बाढ़ आती है तो जल अधिक हो जाता है, सूखा पड़ता है तो जल की कमी आ जाती है। तो भारत में अकाल की चपेट में राजस्थान सबसे अधिक है। तो इसके साथ ही जल जो है अन्य कार्यों में उपयोग के साथ साथ जल जो 2 भागों में भी बांटा जा सकता है। एक तो ये तो जल जो है ये स्थलीय जल एवं महासागरीय जल भूपटल पर पाया जाता है। वैसे अगर जल को 2 भागों में बांटें तो जल जो 2 भागों में पृष्ठ जल एवं दूसरा भूमिगत जल कहलाता है। पहला जो जल है पृष्ठ जल एवं दूसरा भूमिगत जल कहलाता है। पृष्ठ जल जो है वह हमारी पृथ्वी पर पृष्ठ जल नदियों, झीलों, तालाब, धाराएं एवं कुंड आदि संचित वर्षा के जल आदि के रूप में पाया जाता है। पृष्ठ जल है जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, वह जैसे नदियों और झीलों, तालाबों एवं धाराएं, कुंड एवं वर्षा के संचित जल के रूप में पाया जाता है। और जो भूमिगत जल है ये जो है अंडरग्राउंड वाटर है, ये है हमारे जैसे नलकूप एवं हैंडपंपों के रूप में पाया जाता है। और जो भूमिगत जल है झरने, कुएं आदि भूमिगत जल कहलाते हैं। और इनके अलावा सामुद्रिक जल का भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, किंतु ये नमकीन अधिक होने के कारण उपयोग में नहीं रखा गया, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, तो इस कारण उपयोग योग्य नहीं होता। तो अब बात करते हैं जल का अतिरेक उपयोग। जल का अतिरेक उपयोग, जल जीवन के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब जल का अतिरेक, ओवर यूटिलाइजेशन, जब जल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो फिर जल कम हो जाता है। और जैसे अतिरिक्त उपयोग के द्वारा स्वच्छ जल में कमी आ जाती है।
जिससे बड़े बड़े शहरों के अतिरिक्त स्वच्छ जल की आपूर्ति सदैव मांग तो कम रहती है, और इसके साथ गर्मी के समय जल की प्राप्ति बहुत कम हो पाती है। तो घर घर में जैसे पाताल कुएं खोदने से, जैसे घर घर में हैंडपंप लगाने से जो भूमिगत जल है, जो पृथ्वी के अंदर जल है, उसका जो स्तर है वो नीचा होता जा रहा है दिन बर दिन। और इसके लिए जन कल्याण एवं बड़े कानून की आवश्यकता है कि जल को मतलब अच्छे से संभाला जाए, इसका अतिरिक्त उपयोग न किया जाए। और कई कई जगह जैसे सूखे या अकाल पड़ जाते हैं तो जल की एक एक बूंद संचित करने की आवश्यकता है। अगर जल संचित होगा तो जीवन संभव होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल का व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो जल है, शिक्षित वर्ग जो है, जो हमारी पृथ्वी पर, जो मतलब हमारे राष्ट्र में या कहीं भी विश्व में जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा जल का उपयोग करते हैं और लापरवाही और मनोरंजन के साथ अतिशय उपयोग होता है जल का, जिसके अशिक्षित वर्ग जनजातियां जल स्रोतों को दूषित व गंदा करके शुद्ध जल की कमी पैदा करते हैं। शिक्षित वर्ग जो है वो भी जल को कम करने में, जल का अतिरिक्त उपयोग करने में लगा हुआ है, और अशिक्षित वर्ग जो है वो जल को गंदा एवं मतलब शुद्ध जल की कमी को पैदा करता है। क्योंकि अशिक्षित वर्ग जो होता है वो जैसे नहरों में जैसे कपड़ों को धोना, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। भूजल संरक्षण पृष्ठ जल की शुद्धता के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी भूजल जो है, भूजल पृष्ठ जल है, उसकी स्वच्छता के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी जो स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। और इसी प्रकार वर्षा का जल है उसे वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल को संचित करके और संग्रहण करने का प्रयास किया गया है। जिसके जैसे जल संग्रहण जो है, ये राजस्थान के पहली बार जो मतलब जल संग्रहण किया गया है, वर्षा का जो पानी है उसे संग्रहण किया गया, संचित किया गया है। तो राजस्थान के श्री राजेंद्र सिंह सन 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह को सन 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार जल का अतिरेक उपयोग जो न होकर एक एक बूंद को संचित करके शुद्ध जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। अब करते हैं बात अपने जल विवाद की। जो जल है ये बड़े रूप में जब ये उपयोगी हो जाता है, जैसे कृषि के लिए, राज्य संबंधों को बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाता है। लेकिन जब एक राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर जब जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, कमी रह जाती है, तो फिर जल विवाद हो जाता है। जैसे दो राज्यों के मध्य जो जल विवाद है, जैसे रावी ब्यास जल विवाद, नदी का जो जल विवाद वो चल रहा है, पंजाब एवं राजस्थान के मध्य चल रहा है। और रावी ब्यास जल विवाद जो पंजाब एवं राजस्थान के मध्य चल रहा है। कौन सा जल विवाद चल रहा है? रावी एवं ब्यास जल विवाद। तो जो रावी ब्यास नदी का जल विवाद है वो राजस्थान और पंजाब के मध्य चल रहा है। जो रावी और नदी है, रावी ब्यास नदी कितने जो पानी है यह राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा को मिलता है, लेकिन पंजाब जो है वो राजस्थान को कम पानी देता है। तो इस कारण ये जल विवाद की श्रेणी में आता है। एक और जल विवाद है जो दो राज्यों के बीच में चलता है, जैसे कावेरी नदी जो जल विवाद है वह किसके बीच में चलता है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच, दो राज्यों के बीच चलता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच जो जल विवाद चल रहा है वह कावेरी नदी जल विवाद कहलाता है। अब है जो जल है, जल पर कई तरह के परियोजनाएं बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं। तो जैसे बांधों से होने वाले लाभ
एवं उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या है। जैसे मान लो कोई बांध बनाया जाता है, तो बांध किस में बनाया जाता है, जैसे बड़ी नदियां हैं, ठीक है, तो उन पर जब बांध बनाया जाता है तो बांध से लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि, तो जो बांध होता है उससे लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। तो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं का सूत्रपात 1949 से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय नदी घाटी परियोजना से कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं, तो इन बांधों से वर्षा एवं नदियों का पानी व्यर्थ बह जाने का जल बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना को मूर्त रूप देने का काम आया है। जो वर्षा के द्वारा जल ऐसे बहता रहता है, अलग ही मतलब खत्म होता रहता है या कहीं अन्यत्र जगह पे जाके ठहर जाता है, तो उस जल को एक मूर्त रूप देने के लिए बांधों का निर्माण किया गया है। अब तक जैसे 1951 में 246 बांध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 181 परियोजनाएं किसी न किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई और बाकी 246 जो बांध परियोजनाएं हैं वो पूरी हो गई है। फिर उसके बाद है बांधों से होने वाले लाभ। जो बांध बनाए जाते हैं किसी बड़ी नहर परियोजना पे, नदी पे, तो उन बांधों से होने वाले लाभ क्या हैं। तो जो एक नंबर लाभ है कि जल का बहुत बड़ी मात्रा में संग्रहण, जो जल है उसका स्टोरेज है बड़ी मात्रा में हो जाता है। और दूसरा है वृहद जल परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना के लिए आवश्यक है। जो बड़ी सिंचाई परियोजना है जिनमें जल की ज़्यादा आवश्यकता है सिंचाई में, वहाँ उनके लिए आवश्यकता पूरी हो जाती है। फिर है गांव खेत से निकलने वाली वितरण नहरों द्वारा पानी। तो जो गांवों में या शहरों में, छोटे गांवों में मतलब जो नहरें पहुंचती है वो जल संग्रहण या जल प्रताप पर या जल नदी पर बांध बनाकर ही पहुंचती है। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिलते हैं जब बड़ी नहर परियोजना पर बांध का निर्माण किया जाता है, तो जो व्यक्ति जो होते हैं उनको रोजगार भी मिलता है और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जो रोजगार होता है वो भी, और जो पानी का संग्रहण है, जो सिंचाई है, जो कृषि का उत्पादन है, ये देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति को बढ़ाने में सहायक होती है। फिर आता है बड़े बांधों से होने वाले नुकसान। जो बड़े बांध होते हैं उनसे होने वाली समस्याएं, नुकसान क्या है कि बड़े बांधों से होने वाले नुकसान में बांध बनाए जाने से भूमि पर आवास करने की जगह नहीं रहती। अगर जहाँ पे बांध बनाया जाता है जिस बड़ी नहर परियोजना पर, तो वहाँ पर बसने वाले आवासीय जो घर होते हैं वहाँ वह नहीं बस सकते, बड़ी संख्या में उनका विस्थापन हो जाता है, वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं भी आती हैं। तो पर्यावरणीय समस्या भी आती हैं, आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी आती हैं। मृदा जो होती है, जो मिट्टी होती है, वह जल के द्वारा प्रदूषित हो जाती है। मृदा को, मिट्टी को प्रदूषित करने में भी जल सहायक है। बड़े स्तर पर जब जल होता है तो वो मृदा को प्रभावित करता है, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ने में आता है। फिर आता है बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास की समस्या, कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ से गांव खाली करके अन्यत्र गांव में जाते हैं, तो फिर वह समस्या पैदा हो जाती है। पानी रुकने से, जो पानी होता है बड़ी परियोजनाओं पर जल बांध बनाए जाते हैं, जो पानी रुकने से जो कारण है उससे फिर बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे मलेरिया है, ज्वार है, पीला जवर है, मोती जरा हैजा है, वह मस्तिष्क ज्वर है, हेपेटाइटिस, पीलिया एवं डायरिया आदि बीमारियों का खतरा बनता है। तो ये रुका हुआ पानी जो है, जो बांधों के आसपास जो रुका हुआ पानी होता है, वह बड़ी मात्रा में बीमारियां फैलाने में सहायक भी होता है। ये तो है जो जल पर बांध बनाए जाते हैं, जल नदी जो है, जल संसाधन में नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, उनके नुकसान हैं। फिर आता है कि जल के कारण बाढ़ एवं सूखा। अब जल के कारण जब बाढ़ एवं सूखा आता है, जल के कारण बाढ़, जल के कारण तो बाढ़ आएगी, अगर ज़्यादा जल होगा तो बाढ़ आएगी, अगर कम जल होगा, कमी होगी,
जल की, तो फिर क्या होगा, सूखा आएगा। सूखा आएगा तो अकाल पड़ेगा, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु और अन्य जो मतलब पर्यावरण की चीज़ें हैं वो भी प्रभावित हो जाएंगी। तो जो सूखा एवं बाढ़ है, तो दोनों ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं, एक तो प्राकृतिक आपदा है बाढ़ है, जो अतिवृष्टि के कारण होती है, पानी की अतिवृष्टि, वर्षा की अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ जाती है। और दूसरा है अनावृष्टि से उपजी हुई चीज़ है। अनावृष्टि मतलब किसी चीज़ की कमी तो होती है, तो जब सूखा पड़ जाता है तो अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है और जल का बहाव जो अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और जल को ठंडी आग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहाँ से भी जाती है, जिस जहाँ से भी ये गुजरती है, उस वस्तु को लील जाती है, मतलब उस वस्तु को हर लेती है, उसको समाप्त कर देती है। उसी प्रकार जल अपने तीव्र बहाव से सब कुछ बहा ले जाता है। जल कभी भी कोई चीज़ एक जगह स्थायी नहीं छोड़ता। जहाँ सामान्य रूप से होने वाली वर्षा भूमि वनस्पतियों के लिए वरदान है, जहाँ सामान्य रूप से होने वाली वर्षा वनस्पति एवं जीव जंतुओं के लिए वरदान है, वहीं अतिवृष्टि में होने वाली जो वर्षा है वह बाढ़ का भयंकर रूप धारण करके और पर्यावरण एवं वनस्पति जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद है हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है। तो जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो प्रतिवर्ष वहाँ बाढ़ आती है, जिससे असम एवं निकट के क्षेत्र जो हैं वह बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इसी कारण बिहार, उड़ीसा में भी प्रतिवर्ष बाढ़ की तबाही होती है। तो कुछ नदियाँ जैसे महानदी और सोन, गंडक आदि प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण ही बढ़ जाती हैं। बाढ़ समस्या मानसूनी जलवायु में एक सीमित क्षेत्र में कम समय में मूसलाधार वर्षा से आती है। एकाएक बांध टूटने से एकत्रित पानी अनियंत्रित होकर, जो एकाएक बांध जो होता है, बांध अगर कहीं बांध बना हुआ है तो इकट्ठा जो पानी होता है वो भी बाढ़ की वजह से अनियंत्रित हो जाता है और टूट जाता है, जो कि एक प्रकृति के लिए प्रकोप है, जो वन संसाधन को, वनों को भी प्रभावित करता है, मृदा को भी प्रभावित करता है। और एक जो जगह है, अचानक मौसम में ऐसे कुछ परिवर्तन आते हैं, अनावृष्टि को बाढ़ आ जाती है। तो जैसे अचानक से बड़े भूकंप आना, कम समय का मानसून होना, सबसे अधिक वर्षा होना, ये सभी बाढ़ आने के कारण बनते हैं। तो बाढ़ जब आती है तो मानसून का होना और अधिक होना, वर्षा का अधिक होना, ये सारे कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा के बाढ़ रोकने के लिए स्थायी उपाय किए गए हैं, जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ उन क्षेत्रों में घने वन एवं उनका संरक्षण एवं विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। घने वन जो मतलब वन जो संघन होते हैं, उनके संरक्षण, उनको बचाए रखने के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। मृदा अपरदन न हो, उसके लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। चयनित स्थानों पर बांधों का निर्माण होना चाहिए और जहाँ पे आवश्यक है वहीं पर बांधों का निर्माण होना चाहिए। और वर्षा जल को उचित दिशा देकर उचित बहाव का प्रबंधन किया जाना चाहिए। जो वर्षा का जल है उसको उचित दिशा देके उचित बहाव में उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे बाढ़ में होने वाली जो हानि है वो कम से कम हो। और बाढ़ राहत केंद्रों का विकास होना चाहिए। जो बाढ़ राहत केंद्र हैं तो उसके लिए समय उचित कार्य करने चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में कम से कम आवास हो जहाँ पे कम से कम बाढ़ के प्रकोप से बचा जाना चाहिए। फिर आता है सूखा। जो सूखा होता है ये भारतवर्ष में पूरी तरह मानसूनी वर्षा, अब भारतवर्ष है पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कृषि भी हमारे देश की मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अगर मानसूनी वर्षा नहीं होती तो फिर ये मानसूनी वर्षा एक तो बाढ़ का रूप ले लेती है, फिर कई कई वर्षों तक कम वर्षा होती है, तो फिर ये मानसूनी वर्षा सूखा में बदल जाती है। और जब ये सूखा में बदल जाती है, सूखे की स्थिति के कारण मानसून का विकास होना, विफल होना भी संभव हो जाता है। तो जब मानसून विफल हो जाता है, अपने आप में असफल हो जाता है, तब सूखा पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अति आवश्यकता अनुसार वर्षा न होना और कभी देर से होना या फिर बस ये सूखे की स्थिति को पैदा
करते हैं। अब सूखा की स्थिति जो बन जाती है, जो मतलब जहाँ पे पृथ्वी सूख जाती है और उस पृथ्वी में पपड़ी बन जाती है, दरारें आ जाती हैं, फिर वहाँ ना कोई वनस्पति उग पाती है, वहाँ किसी जीव का रहना भी असंभव हो जाता है। तो लगातार शुष्क वायु बहने से तापमान में वृद्धि होती है। तो जो सूखा पड़ता है उससे होने वाले पर्यावरण पर प्रभाव है कि लगातार शुष्क वायु से बहने से तापमान में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन भी होता है, अकाल पड़ता है और पशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। मनुष्यों का अन्य अन्य राज्यों में पलायन हो जाता है। जिस राज्य में जिस जगह पे मतलब सूखा पड़ता है तो वहाँ से मनुष्य, जीव जंतु अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं, अन्य राज्यों में चले जाते हैं। अंतर्राज्यीय शरणार्थी समस्या हो जाती है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में शरणार्थी जाते हैं तो उनको वहाँ संभालने की भी समस्या हो जाती है। अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो लोगों का जहाँ लोग रहते हैं वहाँ अगर रोजगार न हो तो रोजगार नहीं होगा, वहाँ पर अगर कोई रोजगार से उनसे आने वाला जो पैसा है वो नहीं मिलेगा तो वो लोग कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएंगे, जिससे कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कृषि को नहीं संभाल पाएंगे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी। सूखा काल सबसे अधिक अनुभव राजस्थान के निवासियों को है, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर सूखा पड़ता रहा है, अकाल पड़ता रहा है, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थल राज्य है, तो जिसमें मरुस्थल की प्रधानता ज़्यादा है। ये वर्ष 1984 और 85 में लगातार सूखा के अकाल पड़े थे और पिछले दशक 1991, 90-91 में, 1999, 2000 में तक भी अवधि में केवल 90, 91 एवं 94-95 सूखा नहीं पड़ा, बल्कि 2000 और 2003 तक भी सूखे अकाल की स्थिति राजस्थान में बनी रही है। जो ये जब स्थिति बन जाती है तो राजस्थान इस सूखे व अकाल से अनुभव सहित है। फिर आता है सूखा प्रबंधन। अगर कहीं पर जल के कारण, जल की कमी के कारण सूखा एवं अकाल पड़ जाता है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके कुछ उपाय किए गए हैं, उसके मतलब प्रबंधन किए गए हैं। जिन राज्यों में अक्सर सूखे का सामना करना पड़ता है, सूखा प्रबंधन निम्न प्रकार से बताया गया। जैसे मान लो कई तरह से है, जैसे दीर्घकालीन नीतियां बनाकर, बड़ी नीतियां बनाकर कि सूखे को कैसे, सूखे पड़ने से, अकाल पड़ने से कैसे बचा जा सके। वन विकास करके वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाकर, वृक्षारोपण कर वहाँ पर सूखे को रोका जा सकता है। सही पर्यावरण नीतियाँ बनाकर सूखा संभावित क्षेत्र हैं उनको सूखा अकाल पड़ने से रोका जा सकता है। जल के पारस्परिक स्रोतों को पुनः जीवित करके, जल के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं, जैसे मान लो जल के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, जैसे कुआं है एवं अन्य जैसे बावड़ी वगैरह हैं, जल का संग्रहण करके, वर्षा के जल का संग्रहण करना, एक कानून द्वारा अनिवार्य बनाकर वहाँ पर सूखा संभावित क्षेत्र को बचाया जा सकता है। जल की एक एक बूंद को सहेजने से, बड़े कानून बनाकर, जल विकास प्रबंधन के द्वारा ये सभी चीज़ें संभव हो सकती हैं।